नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आपका एक बार फिर से एपेक्स कैरियर मेकर में स्वागत करता हूं। हम लोग बीएसएससी के द्वारा आयोजित सीजीएल की परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान से जितने प्रश्न पूछे गए थे उनका हल कर रहे थे। पिछले खंड में हम लोगों ने कोई 50 प्रश्न किया था। आज समय है 50 से आगे प्रश्नों के हल की व्याख्या का क्रम बढ़ाने का, और इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। भाषा में ध्यान दें, कोई रिजिडिटी नहीं है कि कितनी होती है, इसके संगत होती है कहने का तात्पर्य है इसके आसपास होती है। तो वायुयान में जब भी आप देखते होंगे कि अपने आसपास से वायुयान गुजरता है तो बहुत तेज ध्वनि सुनाई देता है और इसकी मात्रा 100 डेसिबल के आसपास होती है। आजकल आप जब मैच देख रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ टेलीविजन पे शोर मीटर कितना है, तो डेसिबल नजर आता है ना। तो डेसिबल जो है वो ध्वनि का, ज्यादा ध्वनि का एक मात्रक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 100 डेसिबल के आसपास होती है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इतना ही होता है ऐसी बात नहीं है, इसके आसपास होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि सूर्य के अपार ऊर्जा का क्या कारण है, सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है, इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख कारण है नाभिकीय संलयन। जब एक नाभिक टूटता है और उस क्रम में जब ज्यादा ऊर्जा निकलता है उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। लेकिन दो नाभिक आपस में सटता है, मिलता है, और उस क्रम में जो ऊर्जा निकलती है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो सूर्य में या पूरे सोलर एनर्जी का जो मूल कारण है वो नाभिकीय संलयन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर है। टाइपिंग की वजह से ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, मूलतः होना चाहिए 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो कोयले के 4 किस्म होते हैं और एंथ्रासाइट में लगभग 95% से ज्यादा 98% तक कोयला होता है। सबसे कम पीट में होता है। इसको लेकर एक विशेष स्लाइड हम देख लेते हैं। कोयला बनता कैसे है इसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई है, और भारत में कहाँ कहाँ कोयला है इसको लेकर भी इसमें जानकारी दिया गया। तो देख लीजिए, कोयला क्या है, फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठोस होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो जानना चाहिए, ठीक है। कोयला का अलग अलग प्रकार है। सामान्यतः ये 4 प्रकार है: पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट। पीट में सबसे कम, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60%, लिग्नाइट में 65 से 70%, बिटुमिनस में 70 से 85% और एंथ्रासाइट में 85% से ज्यादा। यानी एंथ्रासाइट जो है वो 95% से ज्यादा रहता है, लगभग 98% तक पहुंच सकता है। ये सबसे बेहतर किस्म का कोयला होता है। भारत में जो कोयला क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय और अरुणाचल। लेकिन झारखंड का सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। झरिया में सबसे बड़ा है, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज। पश्चिम बंगाल में रानीगंज भारत का ये सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जानकारी रही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में कौन है। तो इसे हरित लवक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हरित लवक। और ये क्लोरोफिल भी कहलाता है, इसे हम हरित लवक भी कहते हैं, हरित लवक। और एक प्रश्न मैं ठीक ठाक याद कर पा रहा हूँ कि अभी पिछले क्लास में पूछा गया था, तो इसमें क्या प्रमुखता से रहता है, तो इसमें रहता है प्रमुखता से मैग्नीशियम, ठीक है। इसी की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करता है।
अगला प्रश्न है, शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? यह प्रश्न अभी हम लोग इसके पहले के 50 सेगमेंट में देखा था। तो विटामिन, प्रोटीन और एनर्जी गिविंग फूड में फैट और कार्बोहाइड्रेट, तो ये फूड के मैंने पार्ट्स बताए थे। और विटामिन और मिनरल्स की कमी से जो रोग होते हैं, तो किस विटामिन की कमी से शुष्का छिकोप होता है? तो इसमें क्या होता है, शुष्क मतलब सूखा, यानी एक तरीके से देखा जाए तो ड्राई स्किन जैसा प्रॉब्लम हो जाता है, खास करके जांघों की आसपास, पैरों में। ये विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा यानी कि प्रोटीन की कमी से बाल क्षय या मरासमस होता है। प्रोटीन की कमी से बाल क्षय या मरासमस होता है। बायोलॉजी से ये सवाल पूछा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछता रहता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होगा? तो ये ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, थोड़ा ये फिजिक्स भी कह सकते हैं। देखिए, ये 0 डिग्री है, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि ये जो सी विकल्प है, भूमध्य रेखा पर ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा होगा। अब मैं साइंस को लेकर जब विस्तृत रूप से वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। बहरहाल आप ये समझे, ये पृथ्वी का सबसे बीच का पॉइंट कह सकते हैं। जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊंचाई जाएंगे ग्रेविटी का मान कम होगा, पृथ्वी के अंदर जाएंगे ग्रेविटी का मान कम होगा, है ना? ऐसे पृथ्वी तल पर जो जी ग्रेविटेशन का मान मध्य रेखा पर सबसे ज्यादा नजर आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? मधुमेह जो सामान्यतः हम लोग डायबिटीज कहते हैं, जिसमें इंसुलिन इम्बैलेंस हो जाता है। क्या होता है, जिसमें डायबिटीज जो हम कह रहे होते हैं, डायबिटिक लोगों में इंसुलिन का स्रावन जो होता है, इंसुलिन का स्रावन वो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। और इंसुलिन कहाँ से? अग्नाशय से, पैंक्रियाज से निकलता है, राइट? तो ये 59 का बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इबोला क्या है? अभी कुछ दिन पहले तो ये समाचार में भी था। इबोला एक विषाणु है, वायरस है। इबोला क्या है? विषाणु है ना? और ये शरीर पर कई प्रकार के व्याधियों का कारण है। इबोला वायरस है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घेघा रोग। घेघा रोग, यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है, मैं इसे थोड़ा शुद्ध कर देता हूँ। सही है, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ये तो ठीक है इंफॉर्मेशन। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो आपको पता होगा कि समुद्र में जो पानी पाया जाता है वो खारा होता है, नमक ज्यादा रहता है, और नमक का उत्पादन भी समुद्र के आसपास होता है ना? ऐसे कुछ वैसे जगह पहाड़ी इलाकों में भी आ, नमक पाया जाता है, जैसे लाहौरी नमक, जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं, पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट, राइट? तो विकल्प थोड़ा सा चेंज किया है कि आयोडीन कहाँ पर होगा। तो जैसे जैसे तट से, समुद्री तट से दूरी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जमीन में आयोडीन युक्त जल की मात्रा कम होगी। तो एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र पर ऐसा हो सकता है। हालांकि ये प्रश्न का एक्यूरेट आंसर ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस तरीके की भी प्रश्न आते हैं। पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि आयोडीन की कमी थोड़ी दिखाई दे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए काफी महत्वपूर्ण है और ये यकृत में संग्रहित होता है। कहाँ? यकृत में संग्रहित होता है। आगे चलते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? देखिए, मादा क्यूलेक्स जो है वो फाइलेरिया का वाहक है। फाइलेरिया का, मादा क्यूलेक्स क्या है? फाइलेरिया का वाहक है। बहुत सारे जो जीवाणु या विषाणु से बीमारी होते हैं, लेकिन उन्हें एक वाहक की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से, तो ये मच्छर है मादा क्यूलेक्स जो फाइलेरिया का कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थायराइड, टाइपिंग एरर है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? मैंने पहले भी बताया था, थायराइड ग्रंथि का स्थान हमारे
गले में होता है ना, हमारे गले में होता है। जो विकल्प बी में यहाँ दिया हुआ है, थायराइड ग्रंथि का जो स्थान है ये देखिए गले में होता है। ये थायराइड हमारा ये गला है, लैरिंक्स, थायराइड ग्लैंड ये दोनों तरफ है ना। फिर उसके नीचे जो फुट पाइप ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड का ये राइट लोब, लेफ्ट लोब, और ये उसके पीछे का पाराथायरॉयड ग्लैंड जिसे कहते हैं, ये हमारे शरीर के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम सही से सोच पाते हैं, अच्छा महसूस कर पाते हैं, एनर्जेटिक महसूस कर पाते हैं, ये सब थायराइड की वजह से होता है। ये हमारा इंटरनल ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे एक सवाल पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। साधारण नमक को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? NaCl होता है। सोडियम पर प्लस चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, है ना, सोडियम क्लोराइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर। आप जो एक सवाल तारों पर भी पूछता है कि रात में आसमान में तारे टिमटिमाते क्यों नजर आते हैं, तो प्रकाश के प्रवर्तन की वजह से। यहाँ पर पूछा तारों का रंग गहरा हल्का ये क्यों होता है? तापमान की वजह से, यानी कि उनकी जो एनर्जी है जिसकी वजह से वो चमकते हैं, है ना, तो वो तापमान की वजह से होता है। थोड़ा सा भाषा बदल दिया जाए, तारों का रंग उनकी निहित ऊर्जा से भी कहा जा सकता है, और इस ऊर्जा के लिए क्या है? तापमान। ठीक है, तो उनके तापमान की वजह से उसका रंग निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट का जो प्रयोग है वो कार्बोहाइड्रेट को जांचने के लिए किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को जांचने के लिए किया जाता है। आप देखेंगे कि बाजार में बहुत सारे आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो पनीर मिल रहा है वो डुप्लीकेट होता है, तो उस पर भी आयोडीन टेस्ट किया जाता है। मूलतः कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति से हम पता कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, और कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CaSO4, CaSO4 हाफ H2। याद रखिए, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो किसी का कोई फ्रैक्चर होता है तो आप उसे देखते हैं ना कि उसके उसके ऊपर जो प्लास्टर किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही किया जाता है। ठीक है, तो विकल्प क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? हॉलिस्टीन फ्रीजियन, रेड सिंघी, गीर और थार पाकर तो ये सभी देसी हैं। हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो है वो यहाँ का नहीं है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन बाहर का है। कुछ कुछ जो हमारे देश में पाए जाने वाले देसी गाय की नस्लें हैं उनको देख लेते हैं। साहिवाल पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है। गिर सौराष्ट्र में पाया जाता है। थारपाकर राजस्थान और गुजरात के थारपाकर क्षेत्र से पाया जाता है। लाल सिंधी सिंध जो क्षेत्र है वहां पाया जाता है। कांकरेज गुजरात में। राठी राजस्थान की एक प्रसिद्ध नस्ल है जो दूध के लिए पाई जाती है। नागौरी मुख्य रूप से भारवाहक नस्ल है, यानी कि ये अपने मजबूत बछड़े के लिए जाना जाता है और खुद ये वजनदार चीजों को ढो सकता है। विदेशी गाय की प्रमुख फसलों में हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो हमारे विकल्प में दिया हुआ था यूरोप का है। जर्सी जो उत्तर भारत में तमाम जो दूध के व्यापारी हैं खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए कि श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में हुआ था, और श्वेत क्रांति के बाद दूध का उत्पादन यहाँ बढ़ा है और प्रति व्यक्ति दूध मिल्क कंजम्पशन भी काफी बढ़ा है और हम इस क्षेत्र में काफी आत्मनिर्भर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। ये सभी बातें। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो है गाजर। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है कैरोटीन। कैरोटीन, ठीक है, और ये गाजर में सबसे अच्छा पाया जाता है। इसी की कमी से क्या होता है? आंख की समस्या होती है। अगर आंख की समस्या ठीक करनी है तो गाजर खूब खाना चाहिए। चलते हैं, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, बैरोमीटर से हम वायु दाब मापते हैं। बैरोमीटर से पहले हम क्या मापते हैं? लिख लें, तो वायु दाब मापते हैं। ठीक है, अगर ये अचानक गिर जाए, अचानक गिर जाए का मतलब डाउन हो जाए, तो ये किस बात का द्योतक है?
तो आंधी या झंझावत की संभावना है। दबाव कम क्यों होगा? तापमान के बढ़ने की वजह से वायु एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जैसे ही हवा एक जगह से दूसरी जगह गया, अगर तीव्रता से गया तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं आंधी या झंझावत की संभावना को इंडिकेट करता है। चलते हैं, निम्न में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो एक वायरस है। पोलियो क्या है? एक वायरस है। पोलियो क्या है? एक वायरस है। पोलियो एक वायरस है ना। चलते हैं, आगे चलते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? तो एलिसा से हम लोग जांचते हैं एड्स। कितनी दफा एड्स का फुल फॉर्म भी पूछता है। एड्स ऐसे ही लिखते हैं ना, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल रूप से हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और ये एड्स जो है वो वायरस से होता है, वायरस से होता है। और उस वायरस का नाम है HIV। सामान्यतः हम लोग जानते हैं HIV टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन उस टेस्ट का प्रॉपर नाम क्या है? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट, इसका भी फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन भारत में पाया जाने वाला ऊन का सर्वश्रेष्ठ वैरायटी में से एक है, जो खरगोश से पाया जाता है। खरगोश से पाया जाता है ना। ठीक है, अंगोरा ऊन किससे पाया जाता है? खरगोश से पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता, ग्राह्यता कभी कभी खूब शुद्ध हिंदी भी आपको परेशान करेगा। ग्राह्यता का मतलब होता है स्वीकार करने वाला, है ना। तो हमारे ब्लड ग्रुप कौन कौन होते हैं? AB, O, यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है। तो AB जो है वो सभी से ब्लड ले सकता है, और O जो है सभी को ब्लड दे सकता है। इससे एक सवाल पूछता ही रहता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने, ए पॉजिटिव जो ब्लड किसी का होगा, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो एंटीजन यहाँ पर बता रहा है, तो ये किसे किसे दे सकते हैं खून? ए पॉजिटिव वाले तो ए पॉजिटिव को दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप नाम देखिए, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? ए बी तो नाम लिखा है। हालांकि मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ किससे ले सकते हैं। तो ए वाले ए से लेंगे, ए पॉजिटिव नेगेटिव से, और ओ पॉजिटिव नेगेटिव से। यानी कि हम अगर पॉजिटिव नेगेटिव ना देखें तो ओ सब यहाँ पे दिया और ए बी ये ले लिया। ठीक है, ओ पॉजिटिव वाले ए को दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं, ओ को दे सकते हैं। ले सिर्फ सकते हैं ओ से। बी पॉजिटिव वाले बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों को दे सकते हैं। किससे ले सकते हैं? बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ यहाँ भी है ना। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव से ए से ले सकते हैं, ए निगेटिव से ले सकते हैं, बी पॉजिटिव से, बी निगेटिव से, ओ पॉजिटिव से, ओ निगेटिव से, ए बी पॉजिटिव से, ए बी निगेटिव से। यानी कि ये जो ए बी पॉजिटिव वाले हैं वो सबसे ले सकते हैं। सर्वग्राह्यता यही है ना। फिर ए निगेटिव वाला कभी ऐसा है, आप चाहे तो इसे थोड़ा ठहरे और देखें और समझें। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसको, ब्लड ग्रुप से सवाल पूछेगा। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप दिया हुआ हो तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये आपको निकालना है पहला। दूसरा सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड वार के समय में थोड़ा ऐसा परेशानी था कि हम यह ढूंढ रहे थे कि किससे काम चल सकता है, ब्लड लिया जा सकता है। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। सामान्यतः लोग जो ब्लड ग्रुप रहता है उसी ब्लड ग्रुप को चढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा खाड़ा खोद लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयरन है। यहाँ पे खाड़ा खोद ऐसा आयरन सेव जो है ना, वो आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। लेकिन इस विकल्प में दिया हुआ था, ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो पालक है, डेट पाम खजूर है, इस तरीके की चीज। ठीक है, अगला प्रश्न। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? पारा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में रहता है, लेकिन वो काफी भारी होता है। वो काफी भारी होता है, लोहे से भारी होता है। ठीक है, तो अगर एक बाल्टी
जो मरकरी से भरा हुआ है और उसके ऊपर एक लोहा का गेंद डाला जाए तो लोहा हल्का होगा पारद की तुलना में, तो क्या होगा? विकल्प ये पूरा होना चाहिए था। ये क्या होगा कि ये बाल्टी के ऊपर बना रहेगा, ये जो लोहा का गेंद है वो बाल्टी के ऊपर बना रहेगा, बाल्टी बाल्टी के ऊपर, मतलब पारे का जो लेयर होगा ऊपर बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, थोड़ा काम चलाएंगे। विकल्प बी होना चाहिए था। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्न में से क्या है? तो यह वह रेंज है, यह विस्तार है, यह रेंज है, यह विस्तार है जहां पे मनुष्य सुन सकता है। ये विस्तार क्या है? मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या विकल्प कह सकते हैं? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। इससे ज्यादा हुआ, इससे ज्यादा हुआ तो ज्यादा, और इससे कम हुआ, इससे कम हुआ तो इंफ्रासोनिक, इससे ज्यादा हुआ तो हाइपरसोनिक, है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तीन वैसे तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। भारत में एनपीके फॉर्मूला चलता है, जिसमें एनपीके का मतलब हुआ नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। एनपीके फॉर्मूला यही है, यही है, यही इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन के लिए क्या? यूरिया इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, दही का खट्टापन दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन के लिए होता है? बताइए, तो अभी कुछ देर पहले आया था, तो क्या किस चीज के लिए होगा? ध्वनि की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए। सो सी नंबर विकल्प में ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर, ये पूरा समझ लीजिए। यहाँ से एक सवाल मैं देखता हूँ अक्सर, एक सेट है तो उसमें से पूछता ही पूछता है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सा परत पाया जाता है? तो ऐसे तो यहाँ पर मैं बता दूंगा, लेकिन एक बढ़िया से, ये हमारे पूरे वायुमंडल का स्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर क्या हुआ? सबसे पहला स्फीयर हो गया, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, उसके ऊपर मेसोस्फीयर, फिर ट्रोपोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर। ठीक है, अब देखिए, जो सवाल आपसे सवाल पूछा ट्रोपोस्फीयर के ऊपर क्या होगा, तो थर्मोस्फीयर होता है ना? थर्मोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर या जिसे थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, जिसमें ओजोन लेयर, यहाँ पे थर्मोस्फीयर होना चाहिए था, ओजोन लेयर, है ना? यहाँ पे क्या रहता है? ये दूसरा है, इसमें क्या रहता है? वही हमारे लिए जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उसको ये बचाता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें नियमित होती है? मांसपेशियों के कार्य करने में, हड्डियों के विकास में, खून जमने में, या सभी में? तो कैल्शियम इन सभी चीजों को काम करने में मदद करता है। आप अक्सर देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है, रक्त अल्पता होता है, तो उसे आयरन की गोली तो देता ही डॉक्टर, लेकिन कैल्शियम की गोली भी देता है। कि कैल्शियम दोनों ही काम करता है, हड्डियों का विकास भी करता है, मांसपेशियों का काम भी करता है, और हमारे ब्लड को भी ठीक ठाक रखता है, खून जमने में मदद करता है। उपरोक्त सभी के कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील दो विटामिन, जिसमें एक यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, विटामिन सी तो है ही, साथ में बी भी है, विटामिन बी। आप देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कोई गोली खाएंगे तो तुरंत अगले दिन सुबह जब आप वॉशरूम जाते हैं तो पता चल जाएगा, है ना? तो बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, और ए, डी, ई, ये सभी जो है वो वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, यहाँ पे विकल्प दिया हुआ था सी। आगे बढ़ते हैं, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन कहा जा सकता है मेडिकल की दुनिया में यह खोज सबसे बड़ी खोज में से एक था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। लुई पास्चर का नाम क्या? पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेंसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, भी इसका उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। तो पहला ही आंसर है मैडम क्यूरी से दूसरा बार तीसरा बार मैं सवाल हल कर रहा हूं। मैडम क्यूरी जो है वो डायनामाइट की खोज जो है, डायनामाइट की खोज जो है एक बहुत ही अद्भुत कहानी भी है डायनामाइट की खोज को लेकर। अल्फ्रेड नोबल ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी? अल्फ्रेड नोबल ने इसकी खोज की थी। ठीक है। मैडम क्यूरी जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज इन्होंने की थी और इन्हें रसायन और फिजिक्स दोनों का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है। नोबेल इन्हें मिला है। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल को भी नोबेल मिला है और मूलतः नोबेल इन्हीं के नाम से शुरू हुआ नोबेल सम्मान। एजी बेल टेलीफोन सही है, जे एल बेयर टेलीविजन सही है, जेम्स वाट स्टीम इंजन सही है। तो आंसर पहला हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है। ग्रेगर मेंडल मटर के मटर के पौधे से मटर के पौधे से उन्होंने प्रयोग किया था, है ना। और यहाँ से ये एक अलग ब्रांच बना था। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ध्वनि वेव को साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अगर निर्वात में पहुंच जाए तो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। इससे सवाल जैसे देखिए आप जाड़े के दिनों में जहाँ कोहरा है, धुंध है, जलवाष्प है, तो क्या होता है कि दूर की भी आवाजें आपको नजदीक सुनाई दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि माध्यम सघन होता है। तो जैसे जैसे सघन माध्यम होगा वैसे ही क्या होगा, ध्वनि तीव्रता से जाएगी। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं जा सकती हैं। डी नंबर विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक कार्बन क्रेडिट एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। ये हाल फिलहाल समाचार में था। दुनिया के तमाम देश जो हैं वो इकट्ठा हुए और वातावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है उसे रोकने का प्रयास करते हैं। कार्बन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया वायुमंडल में प्रदूषण फैलाने के लिए। तो वहां से आया कार्बन क्रेडिट का, है ना। तो कार्बन क्रेडिट जो है 1000 किग्रा ऑफ CO2, 1000 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर माना जाता है। ये सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में सिलिकॉन इस्तेमाल किया जाता है। सोलर सेल में क्या इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन। इंफॉर्मेशन है, जानना होगा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट में क्या बना रहता है? तो टंगस्टन। अब मैं कहता हूँ थोड़ा सा सवाल बदलेगा। ये काफी पॉपुलर था, हर घर में बल्ब नजर आता था तो इससे सवाल पूछ लिया जाता था। अब मैं कहूंगा CFL के बारे में पता कीजिए। आप जो वर्तमान में डायोड बेस्ड जो बल्ब इस्तेमाल हो रहा है, LED जिसे कहते हैं, है ना, लाइट इमिटिंग डायोड, तो उसके बारे में जानिए। टंगस्टन हालांकि ऐसा इसीलिए था क्योंकि इसका गलनांक बिंदु बहुत ज्यादा था, है ना, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था टंगस्टन का। अब काफी ना के बराबर इस्तेमाल होता है। मीना माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो जल में जब आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो जाती है, आर्सेनिक विषाक्तता बढ़ती है, तब मीना माता बीमारी होती है। ए नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला है कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, H2SO4 इसका फॉर्मूला हुआ। ए नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाय की गर्भावधि क्या है? तो जितने भी जीव जंतु हैं सबकी गर्भावधि जाननी चाहिए। गाय की गर्भावधि जो है वो मनुष्य की गर्भावधि के आसपास है। एक स्लाइड हम ले लेते हैं जिसमें अलग अलग जीव जंतु की गर्भावधियों के बारे में चर्चा किया गया है ना। देखते हैं जैसे हाथी, जो अफ्रीकी हाथी हैं उनकी गर्भावधि 624 से 655 दिन, है ना, लगभग 22 महीने का होता है। ठीक है, यहाँ पर लगभग 22 महीने का। हाथी एशियाई लगभग 617 दिन का, ऊंट 360 से 420 यानी 13 से 15 महीना, जिराफ 14 से 15 महीना, घोड़ा 11 महीना, गाय 9 महीना और मनुष्य भी लगभग 9 महीना।
मनुष्य के काफी करीब। भैंस 10 महीना, इंसान 9 महीना, कुत्ता और बिल्ली 2 महीना, चूहा 20 से 22 दिन, कंगारू केवल 30 से 35 दिन। जन्म के बाद वो जो बच्चा होता है वो कंगारू अपने थैले थैले में, जिसे मदर पाउच कहते हैं, उसमें उन्हें संभाल कर रखता है। तो ये जानना चाहिए। अगला सवाल है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? एसिड रेन, है ना। ये बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया और लगातार इस पे सवाल पूछा ही जाता है। तो एसिड रेन नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और सल्फर डाई ऑक्साइड SO2। तो डी नंबर विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक, जैविक का मतलब हुआ जो साधारणतः जीव जंतुओं से बने। तो नीम को हम यहाँ पर खाद के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि नीम को किसी प्रकार के कीट वगैरह से संरक्षण के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूरिया तो कार्बनिक हो जाएगा। एजोला यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। एजोला एजोला जो है यहाँ पर उत्तर होगा। पोटेशियम फिर से खाद हो जाएगा, तो ये बी। ठीक है, एजोला। आगे बढ़ते हैं। गन पाउडर किससे मिला होता है? तो गन पाउडर मिला होता है चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से। गन पाउडर चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से मिला होता है। आगे चलते हैं। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया था? तो कैंसर के लिए आर्सेनिक का इस्तेमाल कैंसर के लिए किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? पिक्रिक एसिड का। साल साबुन किसका है? पिक्रिक एसिड का। बी नंबर विकल्प इसका हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? जैव विघटित शब्दों को थोड़ा ध्यान देंगे तो जो जीवन से जुड़ा हुआ जैव विघटित है, और ये प्रदूषक भी है। पारा नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, एस्बेस्टस भी नहीं है, वाहित मल है। कुल मिलाकर हम लोगों ने विज्ञान के सेक्शन में आज दूसरी कड़ी में 50 और प्रश्न किए। मैं उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों के उत्तर जानते समय आप ये ख्याल रखते होंगे कि इससे और किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। कहीं कहीं पर मैंने उसे एक्सप्लेन भी किया है और थोड़ी जल्दी में आगे भी बढ़ा हूं, है ना। आगे की आगे के जो विज्ञान के सेगमेंट हैं, जिसमें अगली कड़ी में जब मैं आपके सामने आऊंगा तो फिर कोई 50-60 प्रश्न होगा, उसे हम लोग देखेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।